दानिश का गुस्सा देखकर उसके सामने खड़े लोग बुरी तरह से सहम गए, लेकिन एक ने हिम्मत जुटाकर कहा, बॉस, ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं कर रहे। हर जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बाकी लोग भी उन्हें ढूंढने में जुटे हुए हैं। ये सुनकर दानिश ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। उसकी आवाज गूंज उठी, तो क्या तुम लोग इंतजार कर रहे हो कि कब वो दोनों दूसरों के हाथ लग जाएं? अपना दायरा बढ़ाओ, समुद्र के किनारों से लेकर जंगलों और पहाड़ों तक हर जगह खोजो। वो गलती से भी किसी और के हाथ नहीं लगने चाहिए, समझे? दानिश के चेहरे पर शिकन और उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने टेबल की दराज से पिस्तौल निकाली और टेबल पर पटक दी। अचानक दानिश ने मुड़ते हुए कहा, अब इस ऑपरेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे हर घंटे की रिपोर्ट चाहिए। जो भी छोटी सी छोटी जानकारी मिले मुझे वो फौरन बताओ। सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। अगर अगले 2 दिनों में उनकी कोई खबर नहीं मिली तो समझ लो तुम्हारी जगह वहीं होगी जहां मैं उन्हें भेजना चाहता हूं, जमीन के नीचे। उसकी आवाज ने कमरे की खामोशी को रौंद डाला। वहां खड़े हर आदमी के चेहरे पर डर और घबराहट की लकीरें साफ दिख रही थी। दानिश के गुस्से के आगे कोई और अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उन लोगों ने नीचे देखते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। दानिश के चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, जब तक मैं उनकी लाशें नहीं देख लूंगा मैं उन्हें ढूंढता रहूंगा। अगर उन्हें गलती से भी लगता है कि वो मुझसे बच सकते हैं तो वो नहीं जानते कि मैं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाऊंगा। जहां भी छिपने की कोशिश करेंगे मेरी परछाई उनके हर कदम पर काली घटा बनकर छाएगी और उनकी हर सांस मेरी मौजूदगी से बोझिल हो जाएगी। इसके बाद उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी की ओर देखा और सख्त लहजे में कहा, हर शहर की हर गली, हर मोड़, हर अंधेरे कोने पर तुम लोगों की नजर होनी चाहिए। जो मुझे उनका पता देगा उसे इतना इनाम मिलेगा कि उसकी 7 पुश्तें आराम से जी सकें। लेकिन अगर कोई उन्हें छिपाने की जुर्रत करेगा तो याद रखना, दुनिया में उससे बुरा अंजाम किसी का नहीं होगा। उस आदमी ने तुरंत से झुकाकर जवाब दिया, बॉस, मैं खुद आपको हर पल की अपडेट दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इस बार वो मुझसे बच नहीं पाएंगे। उसके जाते ही दानिश ने मन में सोचा, मैंने खुद राजमाता के हाथों से खेल रचवाया ताकि सही वक्त पर उन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले सकूं। उन्हें मारना कभी मेरा मकसद नहीं था। मैं चाहता था कि वो हर दिन तड़पे, हर सांस में दर्द महसूस करें और जब मौत की भीख मांगे तब भी मैं उन्हें ये राहत ना दूं। लेकिन इतनी बारीकी से की गई प्लानिंग के बावजूद वो दोनों मेरे शिकंज से कैसे फिसल गए, ये नाकामी मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये खेल और बड़ा होगा और इस बार मैं खुद कहर बनकर उनके सामने आऊंगा। दानिश आमतौर पर शांति से काम करता था, लेकिन इस बार उसका गुस्सा चरम पर था। शायद उसके पीछे कुछ और वजह थी जो सिर्फ वही जानता था। अपने गुस्से को काबू में करते हुए दानिश ने सामने खड़े लोगों की ओर रुख किया और सख्त आवाज में कहा, तुम सब जाओ और हर जगह कैमरे लगाओ। अपने अपने इलाके तय करो। दूरबीन से हर उस शख्स पर नजर रखो जो उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर वो किसी के हाथ लगते हैं तो बिना वक्त गवाए हमला करो, समझ गए? दानिश की बात सुनकर सभी लोग तुरंत वहां से निकल गए। उनके जाते ही दानिश ने खिड़की की तरफ रुख किया और बाहर देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा खतरनाक सन्नाटा था। धीरे धीरे बुदबुदाते हुए उसने कहा, मुझसे मिले बिना तुम इस दुनिया से नहीं जा सकते। जितनी तेजी से तुम भागने की कोशिश करोगे मेरा शिकंजा उतना ही कसता जाएगा। तुम दोनों सिर्फ मेरे हाथों खत्म होगे, ये मेरा वादा है। कमरे का सन्नाटा भी वही था, लेकिन माहौल में दानिश के खतरनाक इरादों की गूंज महसूस हो रही थी। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी थी दानिश की युवराज से, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जहाँ एक तरफ दानिश की तलाश का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ युवराज अभी भी अन्ना नाम की लड़की के गिरफ्त में था। अन्ना वो एक ऐसी लड़की थी जिसने जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव देखे थे, जिसकी वजह से वो सिर्फ कहने को लड़की थी, जबकि उसकी चाल, कपड़े, बोलने का ढंग सब कुछ बिल्कुल आदमियों जैसा था। मानो मर्दों के समाज में रहने के लिए उसने खुद को बदल लिया हो। अन्ना जैसी लड़की का दिल युवराज पर आ गया था। युवराज ये तो नहीं जानता था कि वो कहाँ है, लेकिन ये जगह उसे खतरनाक लग रही थी। इसीलिए उसने मन ही मन तय किया था कि वो अन्ना का सपोर्ट हासिल करेगा, उसका विश्वास जीतेगा, क्योंकि तभी वो वहाँ से निकलने के बारे में सोच पाएगा। यही सोचकर युवराज ने अन्ना से कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे काम आने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सुनते ही अन्ना जोर से हंस पड़ी। युवराज ने शायद ये कहने में जरा जल्दी कर दी थी,
अन्ना ने युवराज के बालों को छूते हुए कहा, यंग मैन, तू जब यहाँ बेहोशी की हालत में आया था तब भी हमने तुझे रस्सियों से जकड़ रखा। बेशक तू हमारे काम आएगा, लेकिन तुझे शर्त रखने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ मैं दूंगी, वो भी तब जब तू मेरी शर्त मानेगा। समझा क्या कहा मैंने? ये सुनकर युवराज थोड़ा ठिठक गया था। उसने सिर झटकते हुए पूछा, तुम्हारी शर्त क्या है? अन्ना ने बड़ी पैनी नजरों से युवराज की ओर देखा और बोली, पहले मेरे को ये बता कि तू कौन है, किधर जा रहा था, क्या तेरे साथ कोई और भी लोग थे? अन्ना ये सारे सवाल किसी वजह से कर रही थी। बेशक उसको युवराज अच्छा लगा था, लेकिन जिस तरह के धंधे में वो थी उसमें किसी पर भी विश्वास करना नहीं सिखाया जाता। इसीलिए उसे पहले युवराज के बारे में श्योर होना था कि वो उसके लिए ईमानदार रहेगा या नहीं, तभी वो आगे कुछ कर सकती थी। वहीं युवराज अब तक समझ चुका था कि अन्ना का साथ देने में ही फिलहाल उसकी भलाई है। इसीलिए उसने अपनी पहचान ना बताते हुए एक झूठी कहानी बताई और बोला, कुछ खतरनाक लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। वो लोग बहुत बेरहम थे, मुझे लगातार मारते, भूखा रखते और हर पल डर में जीने पर मजबूर करते। वहां से भागना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन जिनी ने मेरी मदद की। हम किसी तरह बच निकले और एक जहाज में सवार होकर लौटने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस जहाज में एक भयानक धमाका हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ था, बाकी सब कुछ धुंधला सा है। अन्ना बड़े गौर से युवराज की बातें सुन रही थी। उसने जेब से सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए बोली, तेरे परिवार में कौन कौन है? युवराज ने कुछ देर सोचकर कहा, बस माँ है, पता नहीं अब वो कैसी हालत में होगी। ये कहते हुए युवराज का दिल सच में दुख रहा था। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, ये सोचकर कि क्या उसके मरने की खबर या गायब होने की बात शिल्पा तक पहुंच गई होगी। अन्ना को युवराज की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था। उसने गहरी सांस भरी और बोली, सुन, अभी तो मैं तुझ पर नजर रखूंगी, कुछ छोटे छोटे टास्क दूंगी और अगर तू उन पर खरा उतरा तो तुझे यहीं रहने का और काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन याद रख, अगर भागने की कोशिश की या अन्ना के साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, समझा? ये सब सुनकर युवराज थोड़ा सोच में पड़ गया था। उसने कहा, लेकिन मैं ही क्यों? तुम कैसे विश्वास के साथ कह सकती हो कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? इस पर अन्ना ने एक टपोरी अंदाज में कहा, ए सुन, तेरे जैसे मुस्टंडे यहाँ नहीं मिलते। तेरा दिमाग भी सही है और कदकाठी भी जबरदस्त। अगर तू हमारी मदद करेगा ना तो सबकी नजरों में हीरो बन जाएगा, समझा? युवराज ने शांति से जवाब दिया, मदद? कैसी मदद? अन्ना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुन, यहाँ धंधे का बहुत सीन है। अगर तू हमारी टीम का हिस्सा बन गया तो तेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। नाम होगा, पैसा होगा, पहचान होगी और सब तुझे सलाम ठोकेंगे। क्या बोलता है? युवराज ने गंभीरता का नाटक करते हुए पूछा, वो तो ठीक है, मगर उसकी कीमत क्या होगा? क्या मुझे जो चाहिए वो मिलेगा? मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ। युवराज के सवाल को सुनकर अन्ना हंसते हुए बोली, तेरे बड़े नखरे लगते हैं, दौलत ताकत सब मिलेगा, उसके बाद भी और कुछ चाहिए? चल, तू भी क्या याद रखेगा, तुझे मेरे जैसी लड़की का भरोसा भी मिलेगा, बस। मगर तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी, समझा? युवराज ने नकली मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा भरोसा जीतना तो वाकई बड़ी बात होगी, थोड़ा सोचने का टाइम दे तो। अन्ना ने आंखें तेरते हुए कहा, सोचने का टाइम वाइम नहीं मिलता यहाँ, इतना तगड़ा मौका दिया है तुझे, इसको गवाना मत वरना पछताएगा। चल जल्दी बता। युवराज के पास कोई चारा नहीं था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, तुम्हारी बात सही लग रही है, लगता है इस धंधे में शामिल होना शायद मेरे लिए फायदेमंद होगा। मुझे बताओ कहाँ से शुरू करूं? ये सुनकर अन्ना खुश हो गई। उसने कहा, मैंने बोला ही था, तू स्मार्ट है, काम की बात समझता है। चल अभी आराम कर, मैं मिलती हूँ आकर। युवराज कुछ कह पाता उससे पहले ही अन्ना वहां से चली गई थी। उसके जाते ही युवराज सोचने लगा, क्या बवाल है, कहाँ गया हूँ मैं? मुझे अगर इस औरत का विश्वास जीतना पड़ा तो मैं जीत लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जिन्नी और देविना तक पहुंचना होगा। पता नहीं वो दोनों किस हाल में होंगी। देविना और युवराज दोनों ही अपनी जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक उन्होंने अपने कमरे से बाहर कदम भी नहीं निकाला था। इधर ट्रिविया में हॉकाई की मदद से साबिर ने डिलन को एक मास्क दे दिया था और अपनी टीम के सभी लोगों को समझा दिया था कि आज उनका सरदार उनसे मिलने आने वाला है।
सभी लोग बड़े बेसब्री से उस इंसान का इंतजार कर रहे थे जिसके लिए वो पिछले कई दिनों से काम कर रहे थे। मास्क पहनकर जब डिलन सबके सामने आए तो उन्होंने गहरी सांस ली। ये उनका दूसरा जन्म था। यहाँ उनको अपने परिवार के लिए कुछ करने का मौका मिला था। उनके चेहरे पर अब देबिना को खोने का गम नहीं था, बल्कि एक विश्वास था कि वो उसे वापस ले आएंगे। डिलन ने भारी आवाज में कहा, मेरा नाम जानने की आपको जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपना छोटा सा परिचय देने आया हूँ। मैं महाराज डिलन का करीबी मित्र हूँ, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उनके साथ काम करता था, लेकिन आज हालात ने मुझे सामने आने पर मजबूर कर दिया है। जब महाराज डिलन जीवित थे तब हम दोनों मिलकर ट्रिविया की जनता और उनकी भलाई के लिए दिन रात काम करते थे। महाराज ने हमेशा अपने परिवार को जनता के मामलों से दूर रखा, लेकिन आज उनके परिवार को हमारी जरूरत है। उनकी बेटी और दामाद लापता है और उनका बेटा जो राजा की जिम्मेदारी निभा रहा है, उसे भी हमारे सपोर्ट की जरूरत है। यही वजह है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। डिलन की स्पीच सुनकर वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने तेज आवाज में कहा, हम महाराज डिलन के लिए कुछ भी करेंगे, आप बस आदेश दीजिए। ये सुनकर डिलन के दिल को बड़ी राहत मिली। उन्होंने आगे कहा, आप सभी महाराज डिलन के अपने हैं, उनकी विरासत का हिस्सा हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सब एकजुट होकर उनके परिवार को ढूंढें। अगर हम साथ रहेंगे और पूरी लगन से प्रयास करेंगे तो उनकी बेटी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। आपकी एकजुटता और सहयोग से हम ये मुश्किल समय जरूर पार करेंगे। सबने एक स्वर में कहा, हमें बस आदेश दीजिए, हम तैयार हैं। डिलन ने उनकी ओर गहरी नजरों से देखा, जैसे उनकी दृढ़ता को परख रहे हों। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी बात पूरी गंभीरता से रखी। तुम सब समुद्र के तटों पर फैल जाओ, जहां जरूरत हो वहां घर बसाओ और वहां के लोगों में घुल मिल जाओ। जितना पैसा चाहिए साबिर से ले लो। तुम्हें हर संभव मदद मिलेगी, हथियार भी, लेकिन उन्हें छिपा कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर हालात बिगड़े तो हमला करने से मत झिझकना। किसी की वफादारी खरीदनी पड़े तो खरीदो। लोगों के बीच उनके अपने बनकर रहो और हर छोटी बड़ी खबर साबिर तक पहुंचाओ। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चले तो हम अपने इरादों में जरूर कामयाब होंगे। डिलन की आवाज में आत्मविश्वास और जुनून का मिश्रण था, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के खून में जोश भर दिया। सभी ने एक साथ जोरदार आवाज में कहा, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन महाराज डिलन की बेटी हमारी राजकुमारी देबिना को ढूंढ कर लाएंगे, चाहे जो हो जाए। हम पीछे नहीं हटेंगे। जब डिलन ने अपनी सेना की गर्मजोशी देखी तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मन ही मन देबिना को याद करते हुए कहा, देबिना मेरी बच्ची, परेशान मत होना, घबराना मत, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे जहां भी हो तुम, मैं तुमको वापस लाकर रहूंगा। अब क्या होगा आगे? क्या डिलन की ये सेना देबिना का पता लगा पाएगी? दानिश, शिल्पा, मजनू और डिलन में से कौन होगा जो सबसे पहले देबिना और युवराज तक पहुंचेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अंधेरा कमरा, दीवारों पर सीलन और कानों में पसरा हुआ सन्नाटा। वहीं एक कोने में देबिना जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें भरी थी, जैसे नींद और जागने के बीच किसी अनजानी दुनिया में भटक रही हो। तभी उसे दरवाजे के पास किसी की आहट सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजा धीमे से खुला और एक तेज रोशनी कमरे में भर गई। देबिना, वो आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि देबिना के दिल की धड़कन थम सी गई। उसने सिर उठाया। दरवाजे पर डिलन खड़े थे। उनकी आंखों में वही स्नेह, वही आत्मविश्वास झलक रहा था। पापा! देबिना के होंठ कांपे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डिलन ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चलो बेटा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। देबिना धीरे धीरे उठी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन डिलन के चेहरे को देखकर उसमें एक नई जान आ गई। उसने आगे बढ़कर डिलन के हाथ को पकड़ लिया। आप सच में आ गए? डिलन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, कोई भी ताकत मुझे तुम्हें वापस लाने से रोक नहीं सकती। अब चलो, हमें घर जाना है। तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना भी तैयार है। देबिना की आंखों में एक चमक आ गई। उसने डिलन के गले लगते हुए कहा, पापा मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा था कि अब मैं कभी आपसे नहीं मिल पाऊंगी। डिलन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरी बेटी हो देबिना, कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। बस अब ये सब खत्म हुआ, हम साथ रहेंगे हमेशा। वो दोनों कमरे से बाहर निकलने लगे। बाहर की हवा में ताजगी थी। देबिना ने गहरी सांस ली। उसे यकीन हो गया था कि अब सब ठीक हो गया है। देबिना ने मुस्कुराकर डिलन की तरफ देखा।
तभी अचानक से वहाँ का मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। हवा में उड़ती धूल की वजह से देवना ने अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक लिया। अचानक से उसके कानों में एक जोर की आवाज सुनाई दी। देवना ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और घबराकर उठकर बैठी। इसी के साथ उसे एहसास हुआ कि वो वापस उसी अंधेरे कमरे में थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने खुद को संभालते हुए चारों ओर देखा और धीरे से बुदबुदाई, पापा, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ हैं, फिक्र मत करिए, मैं आपकी ही बेटी हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। देवना की आंखों में अब डर की जगह उम्मीद की एक हल्की सी चमक आ गई थी। वही ट्रिविया में देवना को याद करते हुए डिलन की आंखें भीग गई थी। उन्हें अचानक से ऐसा लगा जैसे देवना ने उन्हें पुकारा हो। उन्होंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और जाने से पहले कहा, मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि आप अपनी पूरी मेहनत और लगन से इस काम को अंजाम देंगे। इतना कहकर डिलन वापस वहीं लौट आए जिस जगह पर वो फिलहाल साबिर के साथ रह रहे थे। इधर जब युवराज की आंख खुली तो उसने देखा कि एक जवान आदमी जिसकी उम्र लगभग 30 साल लग रही थी, वो हाथ में खाने की प्लेट लेकर खड़ा हुआ था। वो आदमी देखने में अच्छा था, लेकिन कपड़ों से पूरा मवाली दिखाई दे रहा था। युवराज कुछ समझता कि तभी उसने कहा, मुझे सब राणा कहकर बुलाते हैं, मुझे अन्ना ने भेजा है खाना देने को। युवराज ने अपने बंधे हुए हाथों की तरफ देखा और पूछा, ऐसे बंधे हाथों से मैं भला कैसे खा सकता हूँ? राणा ने बड़े गौर से युवराज की तरफ देखा और बोला, अन्ना की वजह से खाने को मिल रहा है, बड़ी बात है, हाथ भी खोल ही दिए जाएंगे। इतना कहकर राणा ने मुंह बनाते हुए युवराज के हाथों को खोल दिया। युवराज ने महसूस किया जैसे राणा उससे किसी बात पर चिढ़ा हुआ हो। वो मन में सोचने लगा, ये लड़का तो बहुत ही खड़ूस लग रहा है। भले ही युवराज इस अनजान जगह पर कैद था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। वो एक एक बात पर गौर कर रहा था, क्योंकि अब तक वो इतना जान चुका था कि जिस जगह पर वो है वहाँ के लोग आम नहीं थे। युवराज ने चुपचाप खाना खाया और प्लेट को आगे बढ़ाते हुए धीरे से बोला, मुझे अन्ना से बात करनी है अभी, क्या तुम ये बात उनको बोल सकते हो? राणा की त्योरियां चढ़ गई जब युवराज की जबान पर उसने अन्ना का नाम सुना। राणा बाकी लोगों की तरह अन्ना के गैंग में काम करता था। अन्ना का बेफिक्र अंदाज, मौत से खेलने का शौक उसे पागल कर देता था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं की थी कि वो ये बात अन्ना से कह पाए। राणा के बदलते चेहरे के भाव को देखकर युवराज मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, लगता है एक कड़ी मुझे मिल गई है। अन्ना के लिए कुछ खास फीलिंग है इस लड़के के मन में, जिसका फायदा वक्त आने पर मैं उठा सकता हूँ। ये सोचते हुए युवराज मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर राणा ने गुस्से में कहा, किसका ख्याल आ गया जो तू ऐसे मुस्कुरा रहा है? युवराज ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा? जाओ जाकर अन्ना को भेजो। राणा बुरी तरह चिढ़ गया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। उसने सीधे जाकर अन्ना को युवराज की बात बताई। जब अन्ना ने ये सुना तो वो काफी खुश हो गई। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, मैं उस लड़के को इतनी जल्दी शीशे में उतार लूंगी, ये मैंने नहीं सोचा था। थोड़ी देर बाद दो आदमी आए। उन्होंने युवराज को पकड़ा और कमरे से बाहर ले गए। जैसे ही युवराज कमरे से बाहर निकला तो उसने आसपास नजरें घुमाई। वो एक समुद्री किनारे पर थे, जिसके दोनों ओर जंगल था। जंगल में काफी ज्यादा लाइट्स जलती हुई दिखाई पड़ रही थी, जिनको देखकर साफ जान पड़ता था कि वहां भी लोग रहते होंगे। युवराज ने सोचा, क्या ये कोई आइलैंड है? तभी युवराज ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक बस्ती थी, जहां एक साथ कई घर दिखाई पड़ रहे थे। इन घरों के बीचों बीच एक बंगला था। युवराज के दिमाग में एक बात आई, इन घरों को देखकर तो लगता है जैसे सब परिवार वाले हों। ये सोचते हुए युवराज की चाल धीमी हो गई, जिसे देखकर साथ चल रहे आदमियों ने उसे डांटते हुए कहा, ओ भाई, पैर जरा तेजी से बढ़ा। उनकी आवाज सुनते ही युवराज सचेत हो गया था। उसने सिर झुकाया और चुपचाप उनके साथ चलने लगा। बड़े से आंगन से होते हुए वो आदमी युवराज को लेकर एक बड़े से हॉल में दाखिल हुए, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। इसके बाद वो युवराज को ऊपर वाले फ्लोर पर बने एक कमरे के बाहर छोड़कर वापस लौट गए। युवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे से दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से अन्ना की आवाज आई, अंदर आ जाओ। युवराज अंदर आया। उसके सामने अन्ना खड़ी थी। वो हैरानी से सामने खड़ी अन्ना को देख रहा था। कुछ टाइम पहले जंगली सी दिखने वाली अन्ना अब काफी बदली हुई लग रही थी। ये देखकर अन्ना ने कहा, देख क्या रहे हो, बैठो। युवराज धीरे से जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। अन्ना भी उसके सामने बैठते हुए बोली, देखो, एक सिंपल सा रूल है, जो लोग यहाँ आते हैं ज्यादातर अपनी पुरानी लाइफ से भाग कर आते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ के हो जाते हैं। हम उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं और बदले में उनसे थोड़ा काम लेते हैं।
यही तरीका है यहाँ रहने का, और जो इसे समझ ले वो यहाँ आराम से टिक सकता है। युवराज बड़े ध्यान से अन्ना की बातें सुन रहा था। सिगरेट का एक कश लेते हुए अन्ना ने आगे कहा, यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े गुनाह करके भाग कर आए हैं। किसी ने कत्ल किया है, किसी ने चोरी, और न जाने क्या क्या। लेकिन एक बार मैंने उन पर अपना हाथ रख दिया तो फिर कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। मेरी प्रोटेक्शन का मतलब है अब वो मेरे गैंग का हिस्सा है। जैसे ही अन्ना ने अपनी बात खत्म की, युवराज ने उससे सवाल किया, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। जब अन्ना ने ये सुना तो उसने हंसते हुए कहा, तू उसकी चिंता मत कर, मेरे लोग जल्दी तेरी सारी जन्म कुंडली निकाल लेंगे। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहती थी कि अगर तू खुद मुझे अपना बना ले तो मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगी। युवराज ने जब ये सुना तो हैरान होकर थोड़ी देर तक अन्ना को देखता रहा। फिर उसने कहा, माफ करना, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई है जो मेरे वापस आने का इंतजार कर रही होगी। ये सुनते ही अन्ना उठकर युवराज के करीब आई और बोली, तू ये सब इसीलिए कह रहा है क्योंकि तू मुझे नहीं जानता और ना ही इस जगह को। तुझे मेरी शरण में आना ही पड़ेगा, इसीलिए खुलकर बोलती हूँ। समझ जाएगा तो फायदे में रहेगा तू। इतना कहते हुए अन्ना ने युवराज के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे हल्के से दबा दिया। युवराज ने गुस्से से अन्ना को घूरा और तुरंत अपना हाथ हटाते हुए बोला, मैं यहाँ से लौट पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हारी शरण में बिल्कुल नहीं आना चाहता। तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो। रही बात मेरी जन्म कुंडली निकालने की तो निकलवा लो, मैं कोई मामूली चोर उचक्का नहीं हूँ। युवराज का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था, जिसकी वजह से अन्ना थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई थी। उसे यकीन नहीं था कि कोई आदमी उसके सामने इतनी हिम्मत भी दिखा सकता है। अन्ना ने सीरियस टोन में पूछा, फिर तू मुझसे मिलना क्यों चाहता था? क्यों बोला मेरे आदमी को कि बात करनी है? अन्ना के सवाल को सुनकर युवराज ने माथा पकड़ते हुए कहा, मैं तुमसे इसीलिए मिलना चाहता था ताकि तुम मुझे कुछ काम दे सको। तुमने खुद मुझसे इस बारे में बात की थी, लेकिन ये नहीं बताया कि मेरा काम तुम्हारा दास बनना होगा। ये पहली बार था जब किसी ने अन्ना की इस तरह से इंसल्ट की थी। वो बुरी तरह से चिढ़ गई थी। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तू अपनी कहानी इसी तरह आगे ले जाना चाहता है तो यही सही। तेरे लिए नियम नहीं बदले जाएंगे। तू देखना चाहता है कि अन्ना जिन्हें पसंद नहीं करती उनके साथ क्या करती है? तो अब देख। इतना कहकर अन्ना ने जोर से आवाज लगाई, कोई है? अंदर आओ। अन्ना की भारी आवाज सुनते ही दो आदमी तेजी से अंदर आए। उन्हें देखते ही अन्ना ने चिल्लाते हुए कहा, इसको फैक्ट्री में डालो। दिन रात जब हथियार बनाने के लिए लोहे को तोड़ेगा तब समझ आएगा कि अन्ना की इच्छा ना मानने की सजा क्या होती है। इस दौरान युवराज पर अन्ना की बातों का जरा भी असर नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी भी शिकन नहीं थी। वो खुद ही चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही युवराज ने गहरी सांस ली और सोचा, हथियारों की फैक्ट्री, इंटरेस्टिंग। युवराज ने एक कदम आगे बढ़ा लिया था और अब वो एक नई जगह जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ देवेना अब तक बाहर निकलकर अपने आसपास की दुनिया नहीं देख पाई थी। चार दीवारी में बंद रहने की वजह से उसे बहुत उलझन हो रही थी। तभी किसी के आने की आहट हुई। देवेना ने सिर उठाकर देखा तो सामने लिम्बा खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर अलग स्माइल थी। देवेना को देखते ही उसने कहा, मैं ढोकला लाया हूँ। बस्ती के बाहर ना एक होटल है छोटा सा, मैं कभी कभी ही उधर जाता हूँ। तुम अपने को अच्छी लगी तो सोचा तुम्हारे साथ खाऊंगा। लिम्बा बहुत अच्छा और प्यारा सा लड़का था, लेकिन शायद जिंदगी की कुछ मजबूरियों ने उसे ऐसी जगह पर रहने को मजबूर कर दिया था। देवेना को वैसे तो भूख नहीं थी, लेकिन वो इतनी समझदार थी कि वो लिम्बा को निराश नहीं करना चाहती थी। उसने झट से कहा, अच्छा किया तुम आ गए, मैं तो बोर हो रही थी, आओ बैठो। लिम्बा आगे बढ़कर देवेना के पास बैठ गया। फिर उसने पूछा, तुम बाहर घूमी हो? इस सवाल को सुनते ही देवेना ने कहा, हाँ, मैं लगभग आधी दुनिया देख चुकी हूँ। ये सुनते ही लिम्बा की आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, बाप रे, कितनी बड़ी है ये दुनिया, मैं तो यही सारी जगह नहीं घुमा। वर्षा बेन मुझे ज्यादा बाहर आने जाने नहीं देती। देवेना भी लिम्बा के दुख में शामिल हो गई और उसने कहा, क्या बात कर रहे हो, तुम सच में बाहर नहीं गए कभी? जैसे ही लिम्बा इस बात का जवाब देने वाला था, पीछे से वर्षा ने डांटते हुए कहा, लिम्बा तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने बोला था ना ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना। वर्षा की बात सुनकर देवेना एकदम से बोली, अरे मैंने ही इसे आने के लिए बोला था, अकेले यहाँ मन नहीं लगता, मैं बस इसे देश दुनिया की बातें बता रही थी। वर्षा देखने में एक आम औरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग तरह की गंभीरता थी, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से काफी बड़ी दिखती थी। देवेना उसकी तरफ ध्यान से देख ही रही थी कि वर्षा बोली, जो लोग बस 2 वक्त की रोटी के लिए जीते हैं उनकी दुनिया उसी में सिमटी रहती है, इसीलिए तुम यहाँ के छोटे लोगों को बड़े सपने मत दिखाओ।
और खुद भी देखना छोड़ दो, क्योंकि अपनी औकात से बाहर के सपने हमेशा सिर्फ परेशानी ही लाते हैं। ये सब सुनकर देबिना ने लिम्बा को बाहर जाने का इशारा किया। उसके बाहर जाने के बाद देबिना ने उदास होकर कहा, मैं सच में यहाँ बहुत बोर होती हूँ, मुझे कुछ काम हो तो बताओ। वर्षा ने तिरछी नजर से देबिना को देखा और बोली, जब तक तुम्हें कोई काम देने को मुझसे नहीं कहा जाता मैं कुछ नहीं कर सकती। बस तुम लिम्बा से दूर रहो। वो मेरा मुंह बोला भाई है, लेकिन मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। उसकी उम्र भटकने की है, उसे भटकाओ मत। देबिना वर्षा की बात का कोई जवाब देती कि उससे पहले ही वर्षा कमरे से बाहर निकल गई। देबिना फ्रस्ट्रेट होकर फिर से अपनी जगह पर बैठ गई थी कि तभी उसे कमरे की दरार से कुछ आवाज आई। क्या होगा अब आगे? क्या देबिना के सामने अब कुछ ऐसे राज आएंगे जो इस पूरे मामले की दिशा बदल देंगे? क्या देबिना और युवराज की राहें फिर से मिलेंगी या तकदीर उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।